अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम न्यूजीलैंड के साथ मैं हूं रोहेल अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे टीवी के मरूफ एंकर और जनाब नामवर सहाफ़ी, तजियाकार, कालम नवीस और एक रोज़नामा पाकिस्तान के चीफ एडिटर जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम सलाम। शामी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कल जो मरियम नवाज साहब को तारीख पे बुलाया गया था, बुलाने के बाद फिर उनको वापस भिजवा दिया है कि आज आपकी तारीख कैंसिल कर दी गई है, आप दोबारा आएँ। तो दोबारा बुलाने की और कैंसिल करने की वजह क्या सामने है? तो मेरा ख्याल है कि सब पे वाज़ेह है क्योंकि हंगामा हो गया और उनका दफ्तर जो है उस पर भी पथराव हुआ और खुद जो मरियम नवाज की गाड़ी है वो भी डैमेज हुई और एक अफरा तफरी से बच गई। तो इस वजह से मेरा ख्याल है नैब के जो जिम्मेदारान थे वो भी उससे मुतासर हुए और या यूँ कह लीजिए उनके हाथ पाँव फूल गए। उन्होंने तो जाहिर है कि ये तैयारी नहीं कर रखी थी कि इस तरह हजूम आएगा या हंगामा होगा या उन्हें ख़तरा लाहक हो जाएगा कि लोग अंदर आ जाएं या मोहतरमा मरियम जो है उनकी गाड़ी इस तरह डैमेज होगी कि उनको उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए। तो एक नई सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो मेरा ख्याल उस को फर्दर यानी बदतर होने से बचाने के लिए तो उन्होंने सही फैसला किया कि उनको कहा कि आज आपकी समाअत नहीं होगी, ये किसी और दिन पर मुलतवी कर दी गई है, अब आप घर तशरीफ ले जाएं। मरियम ने अलबत्ता एक कायदाना सलाहियत का मुजाहरा किया, फौरी तौर पर घर रवाना नहीं हुई, वहीं डट के बैठी रहीं और कहा कि जब तक मुझे तहरीरी तौर पर ये ख्वाहिश जो है नहीं भिजवाई जाएगी कि आपकी समाअत मुलतवी कर दी गई है, उस वक्त तक मैं घर यहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर उनको तहरीरी एक हुक्मनामा जो है या हदायतनामा कह लीजिए वो उनको देना पड़ा और उसको देखते ही फिर मरियम वापस रवाना हो गई। तो मेरा ख्याल है कि जो हालात पैदा हो गए थे उसमें मुनासिब बात यही थी क्योंकि कोई उनका बयान तो को हो नहीं सकता था। ठीक है, उसके बाद अगले दिन ही बुजदार साहब को बुला लिया। बुजदार साहब को बुलाया था शराब के परमिट लाइसेंस देने के चक्कर में, मगर उनको सवालनामा दे दिया गया कि आपके खानदान में, आपके बहन भाइयों में, आपके रिश्तेदारों में कितनी जायदाद है, क्या क्या उनके नाम है। तो ये नैब का क्या तरीकाकार है? देखिए, नैब के जितने भी पुराने मुकदमात हैं और केसेस हैं वो इसी नौइयत के रहे हैं कि एक नोटिस देकर आपको बचवाया जाता है, जब आप जाते हैं तो फिर दूसरे मामला भी आपके सामने रख दिए जाते हैं। तो बहुत से लोगों ने इसकी शिकायत की है, खुद जो साबिक वज़ीर आला है शहबाज शरीफ साहब वो भी इसकी शिकायत करते रहे। तो उनको बुलाया, एक केस में गया था और तफ्तीश उनसे दूसरे केस में शुरू कर दी गई। तो अब उस्मान बुजदार साहब बुलाए गए जिस केस में और जो दूसरा केस उनके सामने खोला गया या केसेस खोले गए उनकी कोई तफसील सरकारी तौर पर या मुसद्दक़ा तौर पर तो हमें मालूम नहीं हुई क्योंकि ना तो कोई नैब ने प्रेस रिलीज जारी की है, ना ही उस्मान बुजदार साहब का जो DGPR है उन्होंने कुछ बताया है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ तफसील से गुफ्तगू क्या हुई। जो हमने मुख्तलिफ अपने भाई बंदों की ज़बानी सुना है उसमें बड़ी डिटेल्स में बात हुई है, लेकिन वो गैर मुसद्दक़ा बातें हैं। तो बहरहाल अब उनकी पेशी मेरा ख्याल 18 अगस्त को होगी या सिर्फ 18 अगस्त को वो जवाबात भेज देंगे। मेरा ख्याल मामला उनसे चलेगा। मेरा ख्याल नैब की मोहब्बत का जो आगाज़ है उस्मान बुजदार से हो चुका है। अब देखिए बात कहाँ तक पहुँचती है। तो उस्मान बुजदार साहब आपको मजीद 3 साल पूरे करते नजर आ रहे हैं या दरमियान में ही कहीं स्किप कर जाएंगे? देखिए, उस्मान बुजदार साहब तो बेचारे जिस दिन से आए हैं उस दिन से उनकी मुखालफत हो रही है, उनके नक़ाद जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। इमरान खान साहब सख्ती के साथ उनकी पुष्ट पर खड़े रहे हैं और इमरान खान ने उनका साथ दिया है और तादम गुफ्तगू इमरान खान उनके साथ हैं। और अगर नैब ने आगे बढ़कर कोई कार्रवाई की और इमरान खान साहब जो हैं उनकी पुष्ट से दस्तबरदार हो गए तो फिर जाहिर है कि वो घर चले जाएंगे। तो अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इमरान खान साहब लेकर आए हैं तो इमरान खान साहब के इशारे पर वो चले जाएंगे। लेकिन अब इस बात पर भी इन्हसार होगा कि इमरान खान का रद्द अमल क्या होगा
जो मामला जिनकी पूछगिछ की जा रही है, जब वो उसकी तफसील में जाएंगे तो वो क्या राय कायम करेंगे, और अगर उनकी राय जो है उस्मान बुज़दार के हक में होगी तो क्या उनका दिफा करने की कोशिश करेंगे, और अगर उनकी राय जो है ये हुई कि नैब जाने और उस्मान बुज़दार साहब जाने तो फिर और सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बहरहाल एक नया मामला है, दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और पंजाब का वज़ीर आला जो है अपना यानी मेरा ख्याल है बड़ी शिद्दत के साथ नैब उसकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, आपने कहा अपनी खुशी ना कोई आए ना कोई जाए, तो वैसे भी वज़ीर आज़म के बारे में अब सिलेक्टेड हर तरफ कहा जा रहा है। इससे पहले जब इलेक्शन से पहले मियां साहब ने कहते थे बालकोनी से हाथ हिलाया था, तो वो भी एक सिलेक्टेड का ही एक ऐसा था कि उनको पता चल गया था कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं। क्या यहाँ पे हुकूमतें सिलेक्ट की जाती है, बंदों को सिलेक्ट किया जाता है? देखिए, जो सियासी हमारे मुखालफीन हैं या सियासतदान हैं वो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, और जब हर इंतखाब जब होता है तो उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उस पर एतराज़ात किए जाते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको भी इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। खुद उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब का जो इंतखाब था 2013 का, उसके खिलाफ कंपेन चलाई थी और फिर एक कमीशन बना था और धांधली के इल्ज़ाम लगाए थे। और अब भी जो इमरान खान साहब के मुखालफीन हैं वो धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं अव्वल रोज़ से। लेकिन जब जो सियासी जमातें असम्बली में जाके बैठ गई और मुस्लिम लीग नून ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी संभाल ली और पीपल्स पार्टी ने सिंध की हुकूमत संभाल ली, तो उसके बाद ये इस बात में कोई वजन नहीं रह जाता कि आप सिलेक्टेड की बात करें। अगर कोई एक सिलेक्टेड है तो फिर सारे सिलेक्टेड हैं। तो धांधली तो सिर्फ एक ही हुई है मुसद्दक़ा तौर पर, और वो 1970 के इंतखाबात थे और उसके खिलाफ तहरीक चली, और एक दिन के लिए भी भुट्टो साहब की अपोजिशन असम्बली में नहीं बैठी, असम्बलियों को मनसूख करना पड़ा, तहरीक करना पड़ा। तो अब तो आप असम्बलियों में भी बैठे हुए हैं और ताने भी दे रहे हैं और कहते हैं इलेक्शन को तस्लीम भी नहीं हम करते। मेरा ख्याल इस तरह मामला जो हैं वो यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यकसर आप समझे कि हर चीज़ उलट जाएगी और यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं सारे हस्बे तौफीक। ठीक है। अच्छा, शेख रशीद साहब आपके बड़े चाहने वाले हैं, आपके बड़े वो मरीद हैं में से हैं। उनका कहना है कि जितने सियासतदान हैं वो फौज की नर्सरी की पैदावार हैं, वहाँ से वो तैयार होकर बाहर आए और फिर वो सियासत में आए। इसमें क्या हकीकत है? देखिए, शेख रशीद साहब तो खुदा न खास्ता मेरे मुरीद क्यों होंगे, वो तो खुद पीर हैं, वो तो मुरीद करते हैं दूसरों को और मुज्तहिद है माशाल्लाह, और जो गुफ्तगू करते हैं वो शाहकार होती है। तो वो जो बात कह रहे हैं, आखिर वो पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के, तो वो ठीक कह रहे होंगे। जब मुल्क में मार्शल्ला लगे होंगे, जब फौज की हुकूमत होगी तो फिर उन्हीं में नर्सरियाँ लगेंगी ना, तो फिर जमहूरी जो लीडर हैं वो भी उन्हीं के अंदर से पैदा होंगे ना। वो कोई आपसे बाहर से तो इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो थे वो अयूब खां के वजीर थे, लेकिन फिर क्या करते, जब अयूब खां की हुकूमत थी तो उसी के साथ उनको रहना था। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब हैं, फिर वो की नजर अनायत जो है वो उनको सियासत में लाई। तो ये इसी तरीके से अगर जमहूरियत चलती रहेगी तो जमहूरियत की नर्सरी में लोग परवान चढ़ेंगे और परवरिश पाएंगे और आंखें खोलेंगे। और अगर जमहूरियत जो है डिस्टर्ब होगी तो जो भी निज़ाम होगा उसी में से लोग निकलेंगे। ठीक है। अच्छा सर जी, पीपल पार्टी का पंजाब में कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? देखिए, सियासत में कुछ चीज़ हरफे आखिर नहीं होती। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना नक्श जमा लें। मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान साहब की तरह ही एक शिद्दत से एक अपोजिशन कर रहे हैं। तो इमरान खान को 20 साल लगे थे कि वो कामयाबी हासिल कर सके। तो इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी अगर मेहनत करते रहे और तो हो सकता है कि पंजाब में उनकी जड़ें फैल जाएं और अपना खोया हुआ मुकाम पीपल्स पार्टी हासिल कर ली। लेकिन ये कोई एक दिन की बात नहीं है,
ये एक इलेक्शन की बात भी नहीं है। इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और हिम्मत हार नहीं होगी। मगर इस वक्त सिंध में तो बड़ी गंभीर किस्म की सूरत बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे यहाँ तक कह दिया कि वफाक को कह दिया जाए कि ये आके सूबे को देख ले जरा मामला। तो पानी में डूबा हुआ है, गलियाँ नालियाँ उभर रही हैं, लोग पानी में डूब रहे हैं, हालात वहाँ पे जो है आपके सामने हैं। वो जो सूबा वो चल नहीं रहा, तो बाकी क्या मामला बनेंगे? नहीं, तो पीपल्स पार्टी को सिंध में तो अभी भी अक्सरियत की हमायत हासिल है और ठीक है, लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही, मुश्किलात वहाँ मौजूद है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो पीपल्स पार्टी का हक़ नुमाइंदगी है वो ख़त्म हो गया है। जब तक लोग उनको वोट देते रहेंगे वो वहाँ मामला चलाते रहेंगे। और रहे कराची के मामला, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए तो यकीनन हंगामी इक़दाम की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस में कुछ कार्रवाई करती है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दस्तूर के दायरे में रहकर, दस्तूर के दायरे में जो गुंजाइश भी है उसके मुताबिक वफाक को काम करना चाहिए। क्योंकि और ये भी देखना चाहिए कि जो बल्दियाती अदारे हैं उनको बाइख्तियार बनाने के लिए आप कानून बना सकते हैं तो कानून बना लें। अब वफाकी हुकूमत कानून बना सकती है तो कानून बना लें। और ये भी हो सकता है कि आप ये कहें कि ये जो सूबों को ये पाबंद कर दें कि अपने यहाँ भी सूबाई सतह पर भी वो NFC अवार्ड देंगे, एक कमीशन बनाएंगे, फाइनेंस कमीशन, जो कि ज़िलों का हिस्सा तय करेगा। और वो ज़िलों का हिस्सा तय कर दिया जाए और तो फिर वफाकी हुकूमत बराह रास्त ज़िलों को रकूम भी मुंतकिल कर सकती है और सूबाई हुकूमत को भी पाबंद बनाया जा सकता है। तो ये जो दस्तूर का मंशा है वो ये नहीं है कि वफाक में या सूबों में जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं वो वसाइल पे काबिज हो जाए। उनको ये वसाइल आगे तक पहुँचाने चाहिए, मुकामी हुकूमतें कायम होनी चाहिए और लोगों को अपने काम खुद करने चाहिए। और अगर कराची के अंदर एक सूरत हाल, बरसों से कराची में मामला ख़राब हो रहे हैं, उनको एक हंगामी बुनियादों पर सब मिल बैठकर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत जो है या बल्दियाती अदालत जो है वो बैठकर तय करें और मेरा ख्याल कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है। अच्छा सर जी, पहले आवाज़ आती थी -1 इमरान, यानी इमरान खान को फारिग कर दिया जाए तो कबूल होगा ये सिस्टम। फिर उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन की बातें शुरू हो गई। अब ये दोनों चीज़ें कहीं सुनाई दे रही हैं आपको या ख़त्म हो गई? नहीं, -1 तो ऐसे एक बेहुदा सी बात है। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो गई, इस वक्त बैरून मुल्क में हैं, लेकिन मुस्लिम लीग का वर्कर्स उनकी तरफ देखते हैं और रहनुमाई के लिए मुस्लिम लीग के लीडर उनकी बड़ी तादाद भी उनकी तरफ देखती है। तो अगर इमरान खान साहब को आप वज़ारत उज़्मा से अलग भी करते हैं तब भी वो ताकत तो रहेंगे। उनकी ताकत वज़ारत उज़्मा की पैदावार नहीं है, बल्कि वज़ारत उज़्मा उनकी अवामी ताकत की पैदावार है। तो इसलिए ये जो लीडर होते हैं उनको आप इस तरह माइनस नहीं कर सकते। जब तक लोग उनको दुत्कार नहीं देते, लोग उनके खिलाफ नहीं जाते, उस वक्त तक उनकी सियासत को उसी मसनूई तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये सारी ऐसी बातें हैं, फप्तियाँ हैं, दिल बहलाने की बातें हैं जो लोग करते रहते हैं। और मिड टर्म इलेक्शन की जहाँ तक बात है, अब तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं, 1 साल और गुजरेगा तो इलेक्शन का बिगल बजना शुरू हो जाएगा। तो अब तो इस बात की तैयारी होनी चाहिए कि इलेक्शन जो है वो किस तरीके से फेयर होंगे और फ्री होंगे और जो शिकायत है अपोजिशन की उनको दूर करने का तरीका क्या होगा, इस पर बातचीत करनी चाहिए। इलेक्शन तो बहरहाल करीब आते चले जाएंगे। सही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन से पहले सारी सीटें डिसाइड हो जाती हैं, बाकायदा बोर्ड पे वाज़े हो जाता है कि ये सीट फलां को जानी, ये सीट फलां को जानी, इतनी सीटें इस जमात को जानी, इतनी सीटें इस जमात को जानी। आप का इस बात पे कितना यकीन है? नहीं, जिन लोगों को अमली सियासत का कुछ पता नहीं है, इंतखाबी सियासत का कुछ पता नहीं है, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। इंतखाबी सियासत से आप उम्मीदवारों को अलग नहीं कर सकते, आप जमातों को अलग नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कोई ज़ेर ज़बर हो सकता है
19-20 हो सकता है। आप उम्मीदवार जो हैं, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार जो हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है, बरादरियों की बड़ी अहमियत होती है। तो अगर उम्मीदवार किसी एक पार्टी में शामिल हो जाए मजबूत, तो फिर उसका पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। लेकिन फिर उम्मीदवारों को भी ज़रूरत होती है कि ऐसी पार्टी में जाएं जिसके साथ अवामी तायीद भी हासिल हो, ताकि उनके अपने वोटों के साथ अवामी वोट भी मिल जाए। तो ये एक यानी बड़ी एक पेचीदा सी खेल है, और ऐसा नहीं है डुगडुगी बजाने से मसले हल नहीं होते। ये ऑन ग्राउंड हकायक कुछ और होते हैं, और बुनियादी चीज़ यही होती है कि उम्मीदवार और अवाम दोनों मिलकर बुनियादी फैसला करते हैं, और इसमें फिर उम्मीदवारों की अदल बदल में कुछ दूसरे लोग भी किरदार अदा करते हैं। लेकिन बुनियादी ऐसा नहीं है कि आपने दफ्तर में बैठ के फैसला किया और कंप्यूटर पर नतीजा कर दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, जनूबी पंजाब बनाने का उसको सूबा बनाने का पीपल पार्टी का भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। पीटीआई का तो खैर नारा यही था, उसके बावजूद ये दोनों अब खामोशी से बैठे हुए हैं। पीपल पार्टी ने भी कोई हिलजुल नहीं की, पीटीआई भी खामोश बैठी है, बल्कि उसको एक अलग सूबा बनाने की बजाय वहाँ पे एक सेक्रेटेरिएट बना दिया गया। ये जो अवाम से इलेक्शन से पहले वादा किया गया था, ये उस वादे की तकमील का कोई पहला मरला है या कोई आखिरी मरला? देखिए, पीटीआई की तो बड़ी कदमा तो बड़ा आसान है। वो कहते हैं कि उनके पास क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है कौमी असम्बली में, तो बल्कि अब सेनेट में तो मेजॉरिटी भी नहीं है, और इसी तरह जो पंजाब है वहाँ भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो वो तो सूबा बना नहीं सकते जब तक दूसरी जमातें उनसे नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून जो है वो दो सूबों की करारदाद मंजूर करवा चुकी है पंजाब से कि बहावलपुर का सूबा अलग बने और जो भी पंजाब का अलग बने। तो अब ये जब तक सियासी जमातों के अंदर कंसेंसस नहीं होता, नया सूबा नहीं बन सकता। अब अपने वोटरों को कुछ न कुछ मुतमईन करने के लिए कुछ सेक्रेटेरिएट बनाया गया। हालांकि आजकल अब सेक्रेटेरिएट वगैरह की क्या जरूरत है, आजकल तो ई गवर्नेंस होती है। सुप्रीम कोर्ट यानी वर्चुअल जो है हेयरिंग कर रही है, कराची में खड़े होकर वकील जो है वो दलाइल देता है, इस्लामाबाद में जज सुनते हैं। तो अब तो आपको ये ज़रूरत ही नहीं रही। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को ठीक तरीके से कर लें तो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए लोग भी बराह रास्त कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी दरखास्तें खुद ब खुद यहाँ पहुँच सकती हैं, फैसले हो सकते हैं, बशर्ते कि आप गवर्नेंस जो है बेहतर करें। गवर्नेंस बेहतर नहीं करनी तो फिर आप सेक्रेटेरिएट भी बना लें। अब लाहौर में सेक्रेटेरिएट मौजूद है बरसों से, तो क्या लाहौर के सारे मसाले हल हो गए हैं? ये तो लाहौर के गिरदो नवा के मसाइल हल हो गए हैं। तो ये सेक्रेटेरिएट कायम होने से मसले हल नहीं होंगे, अपनी गवर्नेंस को ठीक करने से मसले हल होंगे। और जो जदीद जो अवेलेबल है ज़राए, उनका इस्तेमाल होना चाहिए और लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। ये एक बुनियादी बात है। ठीक है, अब अनकरीब जीबी के इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ पे पीपल पार्टी, पीटीआई और नून लीग, तीन बड़ी जमातें हैं। पिछला दौर नून लीग का गुजरा, उससे पहले पीपल पार्टी का गुजरा। मेहदी शाह ने बड़ा अच्छा वहाँ पे काम किया, वो पहले वजीर आला थे जीबी के। अब आने वाले दौर में ये तीनों जमातों में से कौन सी जमात आपको वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत लेती नजर आ रही? देखिए, मैं तो जीबी अभी गया नहीं। ठीक है, अभी तो लाहौर ही अंदर ही जाने होता, तो वहाँ कहाँ जाना है, ना मुझे बराह रास्त इल्म है वहाँ के हालात का। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो फेयर होने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की ख़ास अहमियत है, और वो हमारा चाइना के साथ भी इलाका जो है वो लगता है। सी पैक को वहाँ से गुजरना है, और फिर इंडिया की नज़रें ललचाई हुई भी उस पर रहती हैं। तो इलेक्शन जो है ऐसे होने चाहिए जिसपे किसी जमात को शिकायत ना हो, और कोई जमात भी हो वो पाकिस्तान के साथ और वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ उसकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहनी चाहिए, और उसको यानी जो दंगा मुश्ती हम यहाँ करते हैं वहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सऊदीया के साथ आने वाले दिनों में क्या रोल होगा? तुर्की अब बहुत आगे निकलना चाह रहा है, और एक नया ब्लॉक जो इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है उसमें भी तुर्की का बड़ा अहम रोल है। तो क्या देख रहे हैं सऊदीया के साथ होता हुआ? नहीं, ये ब्लॉक जो है, देखें सऊदी अरब जो है उसके पाकिस्तान के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। आप भी गहरे ताल्लुकात हैं, क्योंकि सऊदी अरब के ताल्लुकात
पाकिस्तान के अवाम के साथ भी हैं, सऊदी अरब के ताल्लुकात हमारी तारीख के साथ भी हैं, सऊदी अरब के ताल्लुकात हमारे दफाई अदारों के साथ भी हैं। तो सऊदी अरब के ताल्लुकात कोई यानी ऐसा नहीं हवा में नहीं रहते। तो और सऊदी अरब के मामले में यानी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती गैर ज़िम्मेदाराना जिससे इन ताल्लुकात को ठेस पहुंच जाए। और मेरा ख्याल है कि जो वक्ती तौर पर कोई गलतफहमी पैदा होती है या कोई शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई गैर यानी ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कर दी है, ये बात चीज़ें होती हैं जिनके ये ख़ानदानों के अंदर भी, घरों के अंदर भी, ये जमातों के अंदर भी छोटा मोटा इख्तिलाफ तो होता रहता है। वो आप घर में बैठ के तय करना चाहिए। जो डिप्लोमेटिकली जो अगर इख्तिलाफात होते हैं या कोई मुल्क हमारी तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर रहा या हम उसकी तवक्कुआत को पूरा नहीं उतर रहे, तो बैठ कर आप चीज़ें तय करते। तो इस तरह आप टीवी स्क्रीन पे बैठ के मसाइल हल नहीं करते। और ना खारजा पॉलिसी एक दिन में बनती है, ना दोस्त एक दिन में बनते हैं, ना दुश्मन एक दिन में बनते हैं। तो ये टेस्टेड दोस्त हैं जो 72-73 साल से जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात उस्तवार न करें, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात उस्तवार फिर लड़ाई शुरू कर दें। तुर्की भी हमें अजीज़ है, ईरान भी अजीज़ है, इंडोनेशिया भी और मलेशिया भी अजीज़ है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो हमारे रिश्ते जो यानी सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ हैं, वो बहुत वो मादी रिश्ते भी हैं, रूहानी रिश्ते भी हैं। हमारे भाई वहाँ रहते हैं, बसरे रोजगार हैं, वो 10 अरब डॉलर जो है कमा के वहाँ से भेजते हैं। और इसलिए ये ऐसा ताल्लुक किसी और मुसलमान मुल्क के साथ हमारा नहीं है, और कोई मुसलमान मुल्क जो है वो दूसरे की रिप्लेसमेंट नहीं है। और तुर्की भी हमारा बरादर मुल्क है, उससे हमारा एक जज्बाती ताल्लुक है, तारीखी ताल्लुक है। लेकिन इसका मतलब ये सऊदी अरब, देखिए, अगर आप एक हाथ पे आपके चोट लग जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे हाथ पे भी चोट लगा लें तो पहले हाथ की चोट दुरुस्त हो जाए। तो हमें बड़ी एहतियात के साथ, दानिश के साथ, तहम्मुल के साथ अपने मामला दुरुस्त करने चाहिए। और जो टेस्टेड दोस्त हैं हमारे, ना उनको बेवफाई उनसे करनी चाहिए और ना उनको ये तासुर मिलना चाहिए, और उनसे भी हमें वफा की उम्मीद है, तो ये भी उनको अपनी ख्वाहिश पहुंचानी चाहिए। तो बात ये मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब जो है, अगर उससे ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश हुई और तो उस पर अवाम जो है, अवामी रद्द-ए-अमल भी शदीद आएगा, लोग इसको कभी कबूल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा शामी साहब, पीपल पार्टी और नून लीग वाले कहते हैं कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब क्योंकि बुज़दार साहब भी नैब के रडार पे आ गए हैं, तो ये अब वो कह सकते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। देखिए, ये तो नैब साहब जो आपके बुज़दार साहब ने अभी कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, अभी तो यही कह रहे हैं कि कानून किताबें मैं उसके सामने पेश हो रहा हूँ, और नैब जो है कानून के ताबे अदारा है। तो जो उनकी शिकायत है पीपल्स पार्टी की या मुस्लिम लीग नून की, वो शिकायत देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए जो फैसला आया है और कई अदालतों के फैसले मुतवातर आए हैं, जिसमें कई सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमात कायम किए गए हैं उनके बारे में सवालात पैदा हुए हैं। तो इसलिए नैब जो है उसका कानून, उसमें इस्लाह की ज़रूरत तो है, और सारी जमातों को मिल बैठ कर इस्लाह करनी चाहिए ताकि किसी को भी शिकायत पैदा ना हो। तो दोस्तों, ये आपने अभी शामी साहब के ख्याल सुने, इसके साथ इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।